क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विथ judicial review in India has evolved into the doctrine of constitutional supremacy. Into the doctrine of constitutional supremacy. Comment. आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके से यूपीएससी के पेपर में, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, उसी तरीके से उसी टाइप के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर हमने एक आपको एग्जाम का एक प्रैक्टिस कराने का प्रयास इस मॉक टेस्ट सीरीज में हमारा रहेगा। और आपसे उम्मीद है कि आप इन वीडियो को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको हमारी वेबसाइट क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। आप उस पीडीएफ को, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, उसको भी डाउनलोड कर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन की समझ हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विथ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विथ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इनटू द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कमेंट। टेल वर्ड का या डायरेक्टिव वर्ड का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। हिंदी में इस प्रश्न को पढ़ते हैं, भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा का मिश्रण संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ है। टिप्पणी कीजिए। और उत्तर 150 शब्दों में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी कि 150 वर्ड्स में आपको अपनी बात को पूरी करनी है। अब क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है जो एनालिटिकल है। एनालिटिकल किस तरीके से है? क्योंकि उसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक दूसरे से इंटरलिंक किया गया है। पॉलिटी की पढ़ाई करते समय हम लोग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और जुडिशियल सुप्रीमेसी या जुडिशियल रिव्यू के भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब उन दोनों कंसेप्ट को इंटरलिंक करते हुए यह क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो इंडियन कंटेक्स्ट में एक दूसरे के साथ ब्लेंड करता हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हो जाता है, विकसित हुआ है। आपको इस पर टिप्पणी करनी है। और जब हम टिप्पणी करते हैं तो हम अपनी राय को रखते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, ना कि किसी अन्य के विचार को। तो कमेंट में हमारे अपने जो पॉइंट्स हैं वो हमारे अपने विचार के रूप में सामने आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की समझ है। अच्छा, इंट्रोडक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन, उत्तर में इंट्रोडक्शन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि एग्जामिनर को यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपने प्रश्न को समझ लिया है और आप प्रश्न को कैसे अप्रोच करेंगे इसका पता आपके आंसर के इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को लग जाता है। सो इंट्रोडक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर आंसर। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन, ये आंसर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन या भूमिका हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें आपको 3 की कंसेप्ट्स हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जुडिशियल रिव्यू है, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। तो सबसे पहले तो हमें पॉलिटी की पढ़ाई करने के दौरान कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अपने इंट्रोडक्शन में हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू के साथ को डिफाइन करते हुए शुरू कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है ना? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है और जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसको हम बताते हुए अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि यहां पर कहा गया है कि ये दोनों मिलकर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की ओर ले जाता है, इवॉल्व किया है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक ये तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को अगर हम डिफाइन कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को। तीसरा एक और तरीका यहां पर इंट्रोडक्शन का हो सकता है। आप याद कीजिए कि क्या कुछ ऐसा करंट न्यूज में ऐसा आया है, इस तरीके का कोई डिबेट सामने आया है जिसमें कि इन कंसेप्ट्स को रेज किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे इंडिविजुअल्स के द्वारा? आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने ये चीज रेज की थी, ये डिबेट को रेज किया था कि
भारत में पार्लियामेंट सॉवरिन है और उसे किसी भी कानून को बनाने का या समाप्त करने का अधिकार है। तो भारत के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने इस डिबेट को रेज किया था। अच्छा, हाल फिलहाल में ही द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका एक स्टेटमेंट आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इंडिया में है, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है और इंडिया में कोई भी ऑर्गन ऑफ स्टेट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है? सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज सुप्रीम। तो इस तरीके की बात आई थी। तो क्या हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं? रिसेंट इन न्यूज, तो हम इस बात से अपनी बात को भी शुरू कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट और रिसेंटली देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। हम ऐसे भी करके अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल वेज हैं इस आंसर में अपनी बात को आगे बढ़ाने का। अच्छा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के अच्छा, पहले हम कंसेप्ट को देख लें कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी किसे कहते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का अर्थ हुआ कि कानून बनाने के कार्य में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट इज सॉवरिन इन द टास्क ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशंस। मेकिंग लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने के कार्य में पार्लियामेंट बिना किसी अन्य अंगों के हस्तक्षेप के, यानी कार्यपालिका के हस्तक्षेप और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बिना कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार रखता है। इसे ही हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहते हैं, संसदीय संप्रभुता या संसदीय सर्वोच्चता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का अर्थ हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून पारित किया गया है या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा यदि कोई एक्ट किया गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कि वह एक्ट या वो लेजिस्लेशन संवैधानिक है या नहीं है, इस चीज की जांच, इस चीज का परीक्षण न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त होता है, इसे ही हम जुडिशियल रिव्यू का पावर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों चीजें आती कहां से हैं? भारत के संविधान में हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या सुप्रीमेसी का कंसेप्ट आपको यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटी से आया है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हम लोगों ने, जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की हम बात करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर अपने कुछ जजमेंट्स में भी सामने लाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का लिटरल और सिंपल मीनिंग होता है संविधान की सर्वोच्चता। मतलब स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी सरकार के जितने भी अंग हैं या राज्य के जितने भी अंग हैं, पॉलिटिकल स्टेट की बात हो रही है। 3 अंग हैं, हम जानते हैं। स्टेट के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का अर्थ होता है कि स्टेट के जो ये 3 ऑर्गन्स हैं, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए कार्य करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक दायरे के अंतर्गत रहते हुए कार्य करेंगे और संवैधानिक सीमा से बाहर जाकर कार्य नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज पैरामाउंट, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोच्च है और संसद या फिर कोई विधानसभा है, विधायिका है या फिर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सभी संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही कार्य करेंगे। इसीलिए संविधान सबसे सर्वोच्च है और इसके अधीन ही रहते हुए सभी अंगों को कार्य करना है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट कहां से आता है? तो ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ से आता है। रूल ऑफ लॉ से, विधि के शासन से। इसका अर्थ यह होता है कि स्टेट में सबसे पैरामाउंट, सबसे सुप्रीम क्या है? तो सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। एंड इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री द लॉ ऑफ द लैंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। ओके, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो ये कंसेप्चुअल एस्पेक्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके मेन बॉडी पर। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में हम इन तीनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। अब मेन बॉडी में हमें यह डील करना है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू का जो ब्लेंड है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें एक सब हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन के बाद। ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, blend of parliamentary supremacy
blend of parliamentary supremacy and judicial review leading to constitutional supremacy, अच्छा, ये बात हो गई, ये हमने बना दिया सब हेडिंग। अब इसमें हम पॉइंट वाइज अपनी बात को लिखते जाएंगे और 150 वर्ड्स के वर्ड लिमिट को भी हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें भी हम प्रेजेंटेशन के कई तरीके अपना सकते हैं, हम बुलेट का यूज कर सकते हैं, हम नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट मेथड हो आप उस मेथड को अपना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह हो गई कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू के ब्लेंड की बात की जा रही है, जुडिशियल रिव्यू के ब्लेंड की बात की जा रही है। अब इसको समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा प्रोविजन है जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करता है, या एक्सप्लिसिटली नहीं तो एटलीस्ट इम्प्लिसिटली उसकी ओर इंडिकेट करता है। अब अगर हम बात करें और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल रिव्यू की इम्प्लिसिटली बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की गई है, ना जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। मतलब संविधान में कहीं कहीं ये साफ साफ नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर जुडिशियल रिव्यू का पावर न्यायपालिका को दिया गया है। ये आर्टिकल्स में इनहेरेंट है, ये आर्टिकल्स में जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें अंतर्निहित है। तो हमको वहां से ये चीज समझनी है कि किन आर्टिकल्स और किन प्रोविजंस में इस तरीके की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू। अब अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पार्ट 3 के अंतर्गत जो भी राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 क्या है, वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी कानून, if any act of the legislature is violative or inconsistent with the provisions of part 3 of the constitution, simply saying if any act of the legislature is inconsistent with the fundamental rights which are provided under part 3 of the constitution, that will be null and void। वो क्या हो जाएगा, null और void हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यूनियन लेवल पर कानून बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है। ये आर्टिकल 245 में आपको इसका मेंशन मिलता है, अनुच्छेद 245 में, आर्टिकल 245 में, ओके। और लेकिन आर्टिकल 13 कहता है कि जो पार्ट 3 के प्रोविजंस हैं, कोई भी संसद के द्वारा पारित कानून या लेजिस्लेचर के द्वारा पारित कानून पार्ट 3 के प्रोविजंस यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसका यह मतलब क्या हो गया कि संसद कानून तो बना सकता है, उसको पावर है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन आर्टिकल 13, ओके। अब इससे क्या बात सामने आती है, क्या संसद सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है, क्या वो कोई भी कानून बना सकता है या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन कौन पुट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पुट कर रहे हैं। So the power of the parliament to frame laws, to enact legislation is subject to the provisions of the constitution. That is why it has evolved into constitutional supremacy. It has evolved into constitutional supremacy. Constitutional supremacy. बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की, आर्टिकल 245 में ही ये कहता है, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 सेज, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर होल और अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इंपावर करता है। लेकिन आप यहां पे एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इट इज
within the limitations put by the constitution. Hence the parliamentary supremacy. अच्छा, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? सो दैट विल बी डन बाय द जुडिशियरी. सो अल्टीमेटली क्या पार्लियामेंट कोई भी कानून पूरे देश के लिए बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि आर्टिकल 245(1) ही कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट हैज इवॉल्व्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. तो आपको इस तरीके से प्रिसाइज पॉइंट्स यहां पर लिखने पड़ेंगे. अब देखिए पार्ट 3 में ही, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ही, विच डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, यू हैव द आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब आर्टिकल 32 क्या है कि ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आपको आर्टिकल 32 में क्लॉज 1 कहता है कि देयर इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स टू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3. कि पार्ट 3 में यानी कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार नागरिकों को, लोगों को दिए गए हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए कोई इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है. सो दैट राइट इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 1. And Article 32 clause 2 says that the Supreme Court, in order to guarantee the rights conferred under part 3, it can issue directions, order or writs. तो जो पार्ट 3 के अंदर प्रोविजंस हैं उसको इंश्योर करने के लिए, गारंटी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ताकि जो पार्ट 3 के प्रोविजंस है वो इंटैक्ट रहें, इंश्योर हो, गारंटीड हो. यानी कि यहां पर आपको जुडिशियल रिव्यू का पावर आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है. सो नाउ अगेन पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ which is violative of part 3, and if it is violative of part 3 then Supreme Court can exercise its power under article 32 to test whether it is violative of part 3 or not. Again it leads to constitutional supremacy. Is it clear? And some similar kind of rights is provided to the, or powers are provided to the हाई कोर्ट. हाई कोर्ट को भी कुछ इसी तरीके के पावर्स, इनफैक्ट की सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक शक्तियां हाई कोर्ट को प्राप्त हैं आर्टिकल 226 में. आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226 क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है उसके पैरेलली हाई कोर्ट को पावर है कि वो पार्ट 3 में जो भी राइट्स गारंटीड हैं या फिर किसी अन्य मामले में भी डायरेक्शन पारित कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है और रिट जारी कर सकता है. रिट जारी करके ये इंश्योर कर सकता है कि जो पार्ट 3 के अंतर्गत राइट्स दिए गए हैं वो गारंटीड हो, वो इंश्योर हो, और साथ ही साथ अन्य भी कोई मामला हो उस भी मामले में वो डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट जारी कर सकता है. ये हाई कोर्ट को पावर है. और यहां पर आप देखेंगे जो रिट जारी करने का पावर है वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को केवल फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के प्रोविजंस के ही रिस्पेक्ट में रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि हाई कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को आर्टिकल 226 के अंतर्गत एक्सरसाइज करता हुआ न केवल फंडामेंटल राइट, उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मामले में अपनी आर्टिकल 226 की शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है. तो अब यहां पर देखिए कि क्या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ये जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 के विद इन है. इसीलिए नाउ वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इट बाइंड्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास शक्ति है लेजिस्लेट करने की, पर वो आर्टिकल 32 और 226 का फेटर्स भी है उसके ऊपर उसका बंधन है. और हम जानते हैं कि जुडिशियरी के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वो 5 प्रकार का होता है. दैट इज हेबियस कॉर्पस, दूसरी क्या है मैंडमस, तीसरा क्या है प्रोहिबिशन, चौथा क्या है क्यो वारंटो और बाय व्हाट अथॉरिटी, और पांचवा क्या है सर्टियोररी. So these are 5 types of writs which are issued by the Supreme Court and High Court and that are granted under
the power is granted under Article 42 and Article 226 of the Constitution. So there is the ultimately constitutional supremacy. Okay. Now coming to few more points. Now see that under parliamentary supremacy you can quote Article 368 which deals with amendment to the Constitution. भारत के संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है और ये शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 यानी 368 के अंतर्गत दी गई है. ओके, तो ये क्या कर सकता है कि इट कैन ऐड एनी प्रोविजन, इट कैन मॉडिफाई एनी प्रोविजन और इट कैन रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक बात है. तो ये पावर आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिया गया है. लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रोविजन है. अब आपको यहां से तो लगेगा कि भाई पार्लियामेंट सॉवरिन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकता है, किसी भी अनुच्छेद को बदल सकता है, कोई नया उसमें प्रावधान जोड़ सकता है. तो फिर संसदीय सर्वोच्चता हो गई, संसद की संप्रभुता हो गई. इस तरीके की हम बात सोच सकते हैं. पर क्या ऐसा है? अब आर्टिकल 368 में ही देखिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा संसद को. So specific procedure which is mentioned in the constitution itself has to be followed by the parliament. Then only it will be constitutionally said to have to be an amendment to the constitution of India. So इस specific procedure को follow किए बिना आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट 368 के थ्रू संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है. और ये स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज की जांच कौन करेगा? सो इट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू. द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब जैसे मान लीजिए कि फेडरल मैटर्स में कोई चेंज करना है. फॉर एग्जांपल फेडरल मैटर्स में जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट. तो क्या आर्टिकल 368 का पावर एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकता है? यूनिलैटरली नहीं कर सकता है. ओके, सो देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट विच इज पुट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इवन अंडर आर्टिकल 368. तो अगर फेडरल मैटर्स में अमेंडमेंट करने हैं तो फिर उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट रेटिफाई इट. हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट रेटिफाई इट. नाउ दिस प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड इफ देयर हैज टू बी एन अमेंडमेंट इन केसेस ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ओके, तो अब यहां पर आपको क्या दिखता है? क्या पार्लियामेंट सॉवरिन है कि जुडिशियल रिव्यू के ब्लेंड के साथ क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रिन आपको सामने आता दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम अब बात करें आर्टिकल 368 के कंटेक्स्ट में या किसी अन्य भी लेजिस्लेशन के कंटेक्स्ट में, पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई कानून पारित किया गया है, कोई रेगुलेशन बनाया गया है, कोई लॉ बनाया गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाता है तो द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर अंडर आर्टिकल 142, पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के प्रोसेस में कोई वो डिक्री पास कर सकता है, कोई ऑर्डर पास कर सकता है, एज इट फील्स नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, एज इट फील्स नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस in any matter which is pending before it, in any cause or matter which is pending before it, उसके सामने अगर कोई भी मामला पेंडिंग है, कोई भी मैटर पेंडिंग है, तो वहां पर कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 142 में उसे पावर दिया गया है. कोई भी वो डिक्री पास कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है. तो अब यहां पर क्या है कि आर्टिकल 142 ने क्या किया है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को कंट्रोल करते हुए, चेक एंड बैलेंस करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम अथॉरिटी को
अफर्म किया है, वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अच्छा, तो हमने इन चीजों की बात की। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की जानी थी। अब पार्लियामेंट ने उसे पारित कर दिया। वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड मैटर था कि जजों की नियुक्ति भारत में कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है, लेकिन उसकी बहुत आलोचना भी होती है कि जजों की नियुक्ति जजों की ही द्वारा की जाती है, जिससे कि भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, पक्षपात, फेवरेटिज्म, करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन जैसे मामलों को उठाया जाता है। तो इसके जवाब में संसद ने क्या किया कि 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की बात की, लेकिन अब ये संसद ने तो कानून बना दिया। देखने में बात पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की लगती है कि संसद के पास तो अधिकार है, वो न्यायिक नियुक्तियों में भी बदलाव लाने के लिए आवश्यक कानून बना सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया, और यह कहा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको वॉयलेट करता है। तो क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी रही? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर यह काम किया, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस कई जजमेंट्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को एफर्म किया है। जैसे यदि हम बात करें केशवानंद भारती केस की, केशवानंद भारती केस, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान में कोई भी बदलाव ला सकता है, प्रियम्बल को चेंज कर सकता है, प्रियम्बल में बदलाव ला सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में बदलाव ला सकता है, इनफैक्ट कि फंडामेंटल राइट में भी अगर संसद चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। लेकिन एक नया डॉक्ट्रिन आपको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, दैट इज ए जुडिशियल इनोवेशन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज की बेंच बैठी थी और 13 जज की बेंच में 7-6 मेजॉरिटी से, जस्ट यू इमेजिन दी हेयरलाइन मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट, 7-6 की मेजॉरिटी से 13 जज में 7 ने इस फैसले के पक्ष में और 6 ने फैसले के विपक्ष में अपना निर्णय दिया। तो 7-6 की स्लिप मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंक्लूडिंग प्रियम्बल, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, इंक्लूडिंग आर्टिकल 368 इटसेल्फ, बदल सकता है, बट इट कैनॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। संविधान का जो कुछ बेसिक फीचर्स है, कुछ उसके मूलभूत उसकी संरचना है, कुछ मौलिक संरचना है, जिसके आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर भारत का संविधान टिका हुआ है, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। और ये बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट हैज बीन डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की हम बात करें, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें, फेडरल पॉलिटी की बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, सेकुलरिज्म की बात करें, एंड द लिस्ट कैन गो ऑन। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू कांट make change to these features, you can change provisions of the constitution, but you cannot tamper with the basic structures or the fundamental characteristic of Indian constitution। ठीक है, अब तो यहां पे क्या बात आ गई कि अब कहा कि पार्लियामेंट सॉवरिन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इट कैन मेक चेंजेस, इट कैन मेक any legislation it wishes, but that is bound by basic structure, and this basic structure, whether a legislation or a law or a regulation, it conforms to the basic structure or not, that will be determined by the judiciary। अब आ गया judicial review। So this blend, so
this very intelligent blend of parliamentary supremacy and judicial review, ultimately it puts constitution at the top. अब बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के विद इन ही पार्लियामेंट चेंजेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो व्हाट डज इट इवॉल्व्स टू? इससे क्या इवॉल्व होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको नहीं बदल सकते. इसका मतलब कि वो बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट पर भी ओवरराइड करता है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी ओवरराइड करता है. सो इट लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. इज इट नॉट? ठीक है. उसी तरीके से अब मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सो इट वाज अगेन अ वेरी फेमस जजमेंट व्हिच मेड लॉन्ग टर्म चेंजेस टू दी जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस. सो मिनर्वा मिल्स जजमेंट में 1980 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द पैरामाउंट लॉ, which is the paramount law of the land. paramount law of the land. अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बहुत साफ साफ कह दी कि भाई जो स्टेट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, सो ऑल आर बाउंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द paramount law of the land, that is supreme, and this establishes the doctrine of constitutional supremacy in India. बात आ रही है समझ में? तो आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 32, 226, आर्टिकल 142, आर्टिकल 245, आर्टिकल 368 एंड द जुडिशियल केस लॉज, all of them, they highlight the fact that parliamentary sovereignty in the matter of legislation, when brought under judicial review, it evolves to constitutional supremacy. That leads to constitutional supremacy. So this is how you have to make a major approach to this question, but you have to comment and you can take few critical side also, you can take few critical points also. अब वहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई अब जैसे केशवानंद भारती केस में 7-6 के स्लिम मेजॉरिटी से 13 जज बेंच ने ये फैसला दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, तो हम अपनी टिप्पणी में, अपने कमेंट में ये बात कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपने केशवानंद भारती जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जजमेंट को ओवरटर्न कर दे किसी फ्यूचर डिसीजन में, सो देयर इज द पॉसिबिलिटी, देयर इज द ओपन पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आगे एक सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच के द्वारा केशवानंद भारती को अपटर्न कर दिया जाए, ओवर रूल कर दिया जाए और उसमें कहा जाए कि नहीं भाई पार्लियामेंट सॉवरिन है और कोई बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी फिर रूल करने लगेगी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विल रूल द कॉन्स्टिट्यूशन. सो टिल केशवानंद भारती जजमेंट इज इंटैक्ट, so this statement holds true that parliamentary supremacy, when blended with judicial review, it has evolved into constitutional supremacy in India. But if it is overturned, so then it will establish the sole authority of parliament to change any constitutional provision, and it will bring minimal fetters to the parliament as a legislature. बात समझ में आई? तो जब हम कमेंट करते हैं तो इसी तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, जो रेलेवेंट केस लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो भी कुछ इसमें अगर 1-2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको उसको भी यहां पर शामिल करना है. 2 क्रिटिकल पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं. ठीक है. अब कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन इसमें क्या होगा? अच्छा, ये डिजायरेबल भी है कि कोई एक ऑर्गन ऑफ स्टेट के पास अनचेक्ड पावर्स नहीं होने चाहिए. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में बैलेंस ऑफ पावर को, चेक एंड बैलेंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है. चेक एंड बैलेंसेस एंड सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस एंड सेपरेशन ऑफ पावर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर. ओके. So separation of power, independence of judiciary, checks and balances, these are inherent features of Indian constitution, as it is desirable for a democratic nation to have
वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट वर्किंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात आ रही है समझ में? कोई भी अंग देश का ऐसा ना हो जाए, राज्य का ऐसा ना हो जाए जो कि अनवारंटेड पावर, आर्बिट्ररी पावर, मनमाने तरीके से अपने शक्ति का प्रयोग करने लगे। तो उस स्थिति में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है चेक एंड बैलेंसेस की, ये वारंटेड है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो हम कंक्लूजन में ये बात लिख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज अडॉप्टेड द मिडिल पाथ between the parliamentary supremacy and judicial supremacy and ultimately established the authority of the constitution as the binding power or the binding law of the state। तो हम इस तरीके से अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं।